ठंड में आंगन में पहली रसोई करने वाली देवरानी। सरसों का साग खिलाएंगे, पटना लौट के न जाएंगे, अजी मक्के की रोटी बनाएंगे, मक्खन हम खूब लगाएंगे। लो भैया, चढ़ गई हांडी चूल्हे पर। अब जितनी देर में साग उबलेगा मकई का आटा गूंथ लेते हैं। तभी ठंड और कपकपी से इमली के हाथ से कटौती छूट जाती है। गई भैंसियां पानी माँ, हाय दैया, कहीं जेठानी जी उठ गई हो, पता चले कमरे से निकलकर हमारी क्लास लगाने आ रही हो। इधर डर के मारे इमली की सिट्टी पिट्टी गुल थी, उधर कमरे में खटपट की आवाज से जेठानी, काव्या और शेफाली आग बबूला होकर उठ जाती हैं। ओ गॉड, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी। किसकी शामत आई है जिसने हमारी नींद खराब की। ये कमरे के अंदर इतना धुआं धुआं कैसे आ रहा है, जाके देखती हूँ। कपकपाते हुए शेफाली और काव्या आंगन में आती हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आंगन में घना कुहासा छाया था और देवरानी खुले आंगन में खाना बना रही थी। हे भगवान, ये सिरफिरी देवरानी कभी नहीं सुधरने वाली। कितना भी समझा लो इसे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। इस देवरानी ने तो नाक में दम कर दिया है। देखो, ठंड से दांत बज रहे हैं, फिर भी लगी पड़ी है खुले आंगन में खाना बनाने में। अरे पहले क्या कम नाक में दम किया हुआ था, जो अब इसे रात जगा करने की बीमारी भी लग गई। वैसे तो देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक होना आम बात है, मगर शेफाली और काव्या के दिल में अपनी इकलौती देवरानी के लिए इतनी खटास क्यों भरी थी। दूसरी गौर करने वाली बात ये भी थी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में देवरानी खुले आंगन में खाना क्यों बना रही थी। तो चलिए देखते हैं सारे मसले को शुरू से। तो चलिए शुरुआत आलोकनाथ निवास की रसोई से करते हैं। शेफाली, और पराठे तैयार कर दिए हों तो दे दो, सब लोग और मांग रहे हैं। हे भगवान, बस यही चीज मुझे बुरी लगती है, ससुराल वाले सर पर चढ़ जाते हैं। एक तो ये आलू मूली के पराठे बनाना मुझे मुसीबत लगती है। लो ये बनाओ, मसाला भरो और बेलने के पराठे फट जाते हैं। अरे बड़की पोता बहू, अरे क्या कर रही है? चूल्हे पर पराठा बनाने में तुझको इतना वक्त लग रहा है? इतनी देर में तो मैं चूल्हे पर भी 1 दर्जन पराठा बना लेती। एक तो ये ददिया सास की भाषणबाजी खत्म नहीं होती। ये लो, ये आखिरी पराठा है, जिसे भी लेना हो दे देना, और बोल देना आलू भी खत्म हो गया और आटा भी। काव्या प्लेट में एक पराठा लेकर हॉल में आती है, जहां नाश्ते की मेज पर सास सुषमा, ससुर आलोक, ददिया सास फूलमती, नंद रोशनी और देवर पति भी मौजूद थे। ये क्या भाभी, बस एक पराठा, इसमें कौन कौन खाएगा? मिल बांट कर सब लोग एक एक बाइट खा लीजिए और जल्दी कीजिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन की बात बीच में लाकर बात टाल रही है। पेट भर नाश्ता भी नहीं करवाया दोनों, क्योंकि दोनों फूहर हैं। वो तो मैं हूँ इस घर में जो दोनों की हेकड़ी निकली रहती है, वरना ठंड में रोज रोज होटल से खाना मंगवाया जाए, रजाई जो नहीं छोड़ा जाता। ये दादी जी बाल की खाल निकालती हैं। दादी माँ, हम दोनों ने सोचा इतने घंटे ट्रेन का सफर तय करके जाना है ना, इसलिए हल्का फुल्का ही नाश्ता करवाया जाए। आप लोग भारी भरकम खा लेते हैं तो बैठे बैठे बदहजमी हो जाती। आलोकनाथ जी का परिवार हर तरह से संपन्न थे, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन आलीशान घराना और खास करके किचन हर तरह की फैसिलिटी से भरा हुआ था। फिर भी खाना बनाने में दोनों बहुएं सादा खाना बनाने के अलावा पकवान बनाने में आनाकानी करती थी। पूरा परिवार ट्रेन से शादी में बनारस आते हैं। सालों बाद गांव देखा है, कितनी तरोताजगी भरी शुद्ध हवा है यहाँ। चलो आओ बच्चों, अंदर आओ। जैसे ही पूरे परिवार वाले अंदर आते हैं तो इमली उन सबको ठंडी ठंडी लस्सी थमाती है। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है, ये लीजिए ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए मलाई मार के। जैसे ही दोनों जेठानी लस्सी में घी देखती हैं तो नखरे चालू कर देती हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में लस्सी कौन पीता है, और इसमें तो कितनी मलाई है, इससे फैट बनता है। अरे ये शहरी बकैती छोड़िए और एक सांस में गटक जाइए। भैंस के गाढ़े दूध की बनी लस्सी है, एकदम गर्माहट आ जाएगी। अरे पी लो बहुओं, गांव के खान पान में ताकत होती है। जी पापा जी। हो गॉड काव्या, अगर वेलकम ग्लास का साइज इतना है तो क्या होगा लंच डिनर में। ऐसे ही रात ढलती है। 3-4 औरतें खुले आंगन में इमली के साथ खाना बनाती हैं। इमली का चुलबुला मिजाज देखकर शुभम उसे पसंद करता है, जिससे दोनों भाभियां खफा हो जाती हैं।
सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, हम दोनों मानते हैं कि इमली अच्छी लड़की है, लेकिन है तो वो गांव की और हम शहर के। वो हमारे तौर तरीके में कैसे घुलेगी मिलेगी? तुम दोनों ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो, अब तो इमली ही मेरी तीसरी पोता बहू बनेगी। इस तरह इमली देवरानी बनकर ससुराल आती है। पहली रसोई की रस्म में दोनों जेठानी उसे किचन में लाती हैं और टॉन्ट मारती हैं। चलो प्यारी प्यारी इमली जी, वैसे तो अभी तक तुमने खुले आंगन में खाना बनाया है, लेकिन आज से तुम्हें हाई फाई क्लास किचन के अंदर खाना बनाना है। बिल्कुल नहीं जेठानी जी, ये किचन कम कैद खाना ज्यादा है। यहाँ खाना बनाने में मर्दम घुट जाएगा। हम तो खुले आंगन में खाना बनाएंगे, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। देवरानी जी, तुम थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या? बाहर का तापमान देखा है कितनी ठंड है। एकदम खुला मौसम है, खाना तो आंगन में बनेगा। इस किचन में धुआं पास होने के लिए चिमनी खिड़की कुछ भी नहीं है। देवरानी सारी सामग्री खुले आंगन में लेकर आती है और चूल्हा बनाकर पकवान बनाती है। क्या जुगाड़ चूल्हा बनाया है हमने! एक साथ हलवा पूरी सब्जी और मटर पनीर की सब्जी, तीनों बन गया। सब लोग खाने आ जाइए। पूरे ससुराल वाले थर थर कांपते हुए खुले आंगन में खाने आते हैं। अरे वाह चाची, आज हम खुले आंगन में खाना खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चल जूही बैठ जा। हाँ चलो आर्यन भैया। सब लोग बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, जबकि दोनों जेठानी किलस कर कपकपा रही थी। मुझे तो लगा था सासू माँ देवरानी जी की अकल ठिकाने लाएंगी, मगर देखो सब इतने ठंड में चटोरे की तरह खा रहे हैं। काव्या बैठ जाओ, बहुत दमदार खाना बनाया है तुम्हारी देवरानी ने, खाओ। सच में बरसों के बाद आज इतनी ठंड में खुले आंगन में खाना खा रहे हैं। बहुत खूब छोटी बहू। देखा जेठानी जी, किसी को भी खुले आंगन में खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी तो फिर तय रहा, शाम को हम खुले आंगन में गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाएंगे। सब लोग खुले में खाना खाकर अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं। देवरानी आंगन को साफ करती है। शाम होते होते ओस पड़ने लगती है। अरे वाह बहू, क्या मस्त जबरदस्त घी में चुपड़ी मकई की रोटी बनाई है तूने, एक और देना। माँ जी ही इस तरह खुले में खाना खाकर हमारी कुल्फी जम रही है। आप सबको ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे ठंड को मार गोली बहू, गर्मा गर्म खाना खाओ। इसी तरह देवरानी के ठंड में खुले आंगन में खाना बनाने और खिलाने का सिलसिला जारी हो जाता है। ठंड का टेम्परेचर और घट जाता है और दोनों जेठानी को जुकाम चढ़ जाता है। हे भगवान, मेरी तो नाक सुड़ सुड़ कर रही है। देवरानी पता नहीं किस अंबुजा सीमेंट की बनी है, जिस पर कड़कड़ाती ठंड का कोई असर नहीं होता। दोनों जेठानी कंबल ओढ़कर बाहर आती हैं, जहां ससुराल वाले स्नोफॉल में खाना खा रहे थे, जिससे दोनों की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, दर्द से मेरा तो सर फटा जा रहा है। बाम लगा के सो जाती हूँ और सुबह जो हो जाए। मैं खुले में ना नाश्ता करूंगी ना डिनर। उसी रात इमली की नींद रात 2 बजे खुल जाती है। उसका ध्यान घड़ी की सुई पर अटकी थी। तड़के सुबह के 4 बजते ही वह आंगन में आती है, जहां सफेद रुई सा कोहरा छाया था। वह खाना बनाना चालू कर देती है। तभी जेठानी आ जाती है। अब देखना ये था किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तुम्हारे दिमाग के पंक्चर ढीले हैं क्या देवरानी जी? आधी रात में खुले में किसके लिए खाना बना रही हो? अरे रात कहाँ है, तड़के सुबह होने वाली है जेठानी जी। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबको जगा के आती हूँ। इतने में ठंड से थरथर कांपते हुए शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। पूरे ससुराल वाले बाहर निकल आते हैं। आधी रात को इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए, इन्हें ठंड ने जकड़ लिया है और आपके घर के बच्चे भी सर्दी जुकाम से सुड़-सुड़ कर रहे हैं। आप लोग ठंड को हल्के में मत लीजिए और घर में रहिए। खुले में बिना काम के मत निकलिएगा। गरम माहौल देखकर इमली कुछ नहीं बोलती, पर काव्या देवरानी पर सारी भड़ास निकाल देती है। मिल गया तुम्हें चैन सुकून देवरानी जी, जाओ अब जाकर खुले आंगन में दावत करो। जेठानी जी, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, मगर हम ठहरे देसी, ये मॉडर्न चूल्हा मिक्सर हमें नहीं चलाना आता। आप दोनों हमारा मजाक उड़ाती, इसलिए हम खुले में खाना बना रहे थे। इमली के पहलू को सुनकर काव्या उसे समझाती है। ठीक है, मैं तुम्हें हर तकनीक इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और अगर तुम्हें शौक हो तो तुम खुले आंगन में खाना बना सकती हो, मगर जब दोपहर में धूप खिलेगी केवल तब। सुबह शाम के टाइम का खाना हम दोनों जेठानी मिलकर देख लेंगे। अंत में देवरानी जेठानियां मिलकर रसोई को कुशलतापूर्वक चलाती हैं। अरे माँ जी, कितना लेट हो गया है हमें अपॉइंटमेंट के लिए, आप चलती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ बहू, हम चल रहे हैं, बस तुम्हारी जरूरत का कुछ सामान ले रही थी।
सरस्वती और निशा अपने घर से बाहर आती हैं। उनके पास बहुत महंगी गाड़ी होती है जिसमें वो बैठने जा रही होती हैं कि तभी अचानक से निशा की नजर उसकी जेठानी के ऊपर पड़ती है जो ठंड में कांप रही थी और वो भी उसी की तरह गर्भवती होती है। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? ई रिक्शा का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ देवरानी जी, मैं ई रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई ई रिक्शा आ ही नहीं रही है। ये सुनते ही निशा हंसने लगती है। शायद ई रिक्शा वालों को पता होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। ये लो, मैं आपको कुछ चिल्लर दे देती हूँ। ऐसा बोलकर निशा अपने पर्स से कुछ सिक्के निकालकर जेठानी के हाथ में रख देती है। जेठानी जी, अब तो आपका ई रिक्शा आ ही जाएगा। चलो हम चलते हैं, मुझे भी चेकअप के लिए लेट हो रहा है। इस तरह देवरानी अपनी सास के साथ गाड़ी में बैठकर चेकअप के लिए निकल जाती है और बेचारी राधा ठंड में कांपते हुए ई रिक्शा का इंतजार करती रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे, जहां सास की 2 बहू हैं तो उनमें से एक के साथ इतने अच्छे से रह रही है और दूसरी इतनी गरीबी से क्यों जूझ रही है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, अरे माँ जी, कहाँ हो आप? आपको सुनाई नहीं देता है क्या? उम्र के साथ आपके कान भी खराब होते जा रहे हैं। तभी सरस्वती फौरन रसोई से अपनी बहू की आवाज सुनकर उनके पास आती है। बहू, क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज लगाई क्या? अरे कहाँ हो आप? आपको मेरी भूख का कुछ दिखाई देता है या नहीं? कब से भूखी हूँ मैं, खाने को दोगी या नहीं? बहू, मैं तो तुम्हारे लिए ही रसोई में खाना पका रही थी। बस थोड़ा सा समय दो, अभी लेकर आती हूँ गर्मा गर्म खाना तुम्हारे लिए। एक काम करो, जाने से पहले मेरे कमरे का हीटर चलाते हुए जाना। आपके आने से कमरे में ठंडक आ गई है। निशा के कहने पर सरस्वती हीटर ऑन कर देती है और रसोई में चली जाती है जहां वो कांपते हुए खाना बना रही होती है। ना आज मैंने इतनी बड़ी गलती की होती और ना आज मेरे साथ ये सब हो रहा होता। जहां सरस्वती अपनी की हुई गलती को लेकर पछता रही होती है, उधर उसकी बड़ी बहू ठंड में गर्भवती हालत में घर के काम कर रही होती है। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से इतना ठंडा पानी है कि कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। सरस्वती जब बाहर आकर अपनी गरीब बहू की ये हालत देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। बहू, ये ठंड का कहर तुम्हारे पर भी बरस रहा है और ये सब मेरी ही गलती है। छोटी बहू के कान भरने की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब तो सब कुछ छोटी बहू के नाम हो गया है। मैं चाहकर भी तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दे सकती। माँ जी, मैं ऐसे भी अपना गुजारा कर सकती हूँ। बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख लूंगी। राधा की आवाज सुनकर सरस्वती अपने घर में चली जाती है, लेकिन यहाँ राधा को ठंड में चटाई पर बिना रजाई के सोने की वजह से ठंड लग जाती है। राधा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दवाई दिलवा कर ला सकूं। समझ नहीं आ रहा ये परेशानियां कब खत्म होंगी। विक्रम बहुत उदास होता है। वो रात भर ठंडे पानी की गीली पट्टी राधा के माथे पर लगाकर उसका बुखार उतारता है और अपने सारे कपड़े राधा को उड़ा देता है। वो ठंड का सामना करते हुए अपने जीवन को किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इधर निशा को किसी चीज की कमी ही नहीं होती। माँ जी, काजू बादाम लेकर मैंने रख दिए हैं और खाया भी। अब गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दीजिए आज। ठीक है, बना देती हूँ। निशा को जो भी खाने का मन होता है वो सरस्वती से कहकर बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब डिलीवरी से कुछ समय पहले ही दोनों बहू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूसरी सरकारी में। एक कार से जाती है तो दूसरी ठंड में ई रिक्शा करके। हाय राम, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राधा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और इस वक्त अचानक से निशा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते अंकुश और सरस्वती निशा को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर राधा ठंड से बिलख रही होती है। विक्रम किसी तरह उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाता है। दोनों ही बहू स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। मुबारक हो, आपको लड़का पैदा हुआ है। कंग्रेचुलेशंस, योर बेबी इज गुड एंड हेल्दी। दोनों ही बहू अपने बच्चों को लेकर खुश होती हैं और 2 दिन बाद अस्पताल से घर आ जाती हैं। अब जहां राधा ठंड में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तो वहीं निशा अपने बच्चों की देखरेख के लिए एक मेड लगवा देती है। सुनील जी, हम तो ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ये ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चों का जो कंबल आता है, कुछ पैसे हो तो एक कंबल ही लेकर आ जाइए। जो मैं कमाता हूँ घर में ही लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा।
विक्रम किसी तरह मेहनत करके पैसे जोड़ता है और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा कंबल लेकर आता है। लेकिन फिर भी राधा की वजह से उसके बच्चे को ठंड लग जाती है, क्योंकि ठंड में कांपती हुई राधा उसे अपना दूध पिलाती थी, जिससे उसके बच्चे को बहुत ठंड लग गई। देखो ना जी, हमारे बच्चे को ठंड लग गई है। अगर हमने इसका इलाज नहीं करवाया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। ठंड में कांपता हुआ विक्रम बिर के अपने दोस्तों से मदद मांगने जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद ही नहीं करता। एक बाप होकर मैं अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकता, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? भैया चिंता मत करो, ये लो पैसे और मुन्ना को दवाई दिला दो। विक्रम अपने छोटे भाई से पैसे लेकर अपने बच्चे को दवाई दिलाता है और इधर निशा के बच्चे को मेड की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के पास भी नहीं आता। मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ लेकर आती हूँ, इतने महंगे महंगे स्वेटर लेकर आती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास ही आने में रो रहा है। कोई बात नहीं मैडम, मुन्ना को मैं संभालती हूँ, लाओ आपका लाया हुआ स्वेटर मैं पहना देती हूँ। मेड बच्चे को इस तरह संभालती है कि बच्चा उसके पास रोता ही नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में मौका देखते ही वो मेड बच्चे को चोरी करके भाग जाती है और फोन पर निशा को धमकी देने लगती है। अगर मुझे 5 करोड़ नहीं दिए तूने तो तेरे बच्चे को मारकर कहाँ फेंकूंगी तो भी नहीं सोच सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें इतने पैसे दे सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बहू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां राधा ये सब जाकर सुन लेती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुन्ना चोरी हो गया है? हाँ बहू, मुन्ना चोरी हो गया है। राधा निशा को गले लगाकर सहानुभूति देती है। वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा मुन्ना को। उस मेड से एड्रेस मांग लो। बताए हुए एड्रेस पर देवरानी जेठानी पहुंच जाती है, जहां जेठानी तो छुप जाती है, लेकिन देवरानी मेड के सामने जाती है। एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मैं तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। बैग यहाँ छोड़ दो और तुम चली जाओ, चली जाओ, नहीं तो बच्चे को अभी मार दूंगी। इतने में पीछे से राधा उसे दबोच लेती है। निशा तुरंत अपने बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है। पुलिस भी सही समय पर पहुंच जाती है, क्योंकि राधा ने पहले ही पुलिस को एक तलाक दे दी थी। बच्चा चोरी करने के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, अब जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना। पुलिस बच्चा चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। जिसके बाद देवरानी जेठानी वापस घर आती हैं। निशा देखती है कि उसकी जेठानी के पास एक स्वेटर भी नहीं है और वो ठंड में कांप रही है। घर आने के बाद वो जेठानी की टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इतनी ठंड में गरीबी में मरती रही और मैंने सब कुछ हड़प लिया। लेकिन अब नहीं, अब से आप और आपका बच्चा हम सब एक साथ रहेंगे। जो परेशानी आपके बच्चे ने अभी तक देखी है, आगे वो ये सब सारी परेशानियां नहीं देखेगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने वापस ससुराल में आ जाती है, जहां उसके बच्चे की अच्छे से परवरिश होती है। अब सास दोनों बहू की अच्छे से देखभाल करती है और दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रखती है। इसी के चलते वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही आपने इस कहानी को किस तरीके से एंजॉय किया, हमें आप ये भी बताइए।